नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूं उन परिस्थितियों पर जो भारत के इर्द गिर्द निर्मित हो गई हैं। सभी जानते हैं बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर है। वहाँ की प्रधानमंत्री को पलायन करना पड़ गया है और अब ये देश सेना के हवाले है। सिलसिलेवार कारणों पर गौर करें तो फिर हम पाएंगे कि जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए पहले तो हम ये समझ लें कि भारत के चारों तरफ अस्थिरता का माहौल है। यदि हम अफगान और श्रीलंका की बात करें, यहाँ पहले ही तख्ता पलट हो चुका है। जैसे श्रीलंका में सरकार बदलना पड़ गई तो अफगान में तालिबानों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। पाकिस्तान भुखमरी का शिकार है। मालदीव चाइना की गोद में बैठा हुआ है और आए दिन उनके जो प्रमुख हैं वो भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। म्यांमार की बात करें तो उनसे हमें रोहिंग्याओं के अलावा और कुछ नहीं मिला, लिहाजा पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र में सदैव ही इस तनाव का माहौल बना रहता है। नेपाल, यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। आए दिन प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं क्योंकि चीन का दखल है। एक भूटान अपवाद है क्योंकि वो सीमित आय और सीमित खर्च के बीच वो अपना गुजर बसर ठीक कर रहा है और भारत के प्रति या चाइना के प्रति उनका रुख तटस्थता का भाव लिए हुए है। अब बांग्लादेश तख्ता पलट हो चुका है और हिंसा, गदर, आगजनी, लूटपाट, डकैती सब कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक उनमें भी हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री, अब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, देश छोड़ गई हैं। अब सवाल जो उठता है तो क्या ये विरोध शेख हसीना का था? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि शेख हसीना का अगर विरोध था तो फिर शेख हसीना तो अब निकल गई देश से बाहर, तो अब तक तो ये दंगे खत्म हो जाना चाहिए थे, लेकिन दंगे खत्म नहीं हुए। दंगे अभी भी हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है। हर वो काम जिसे हम समाज विरोधी कहेंगे वो सब बांग्लादेश में चल रहा है। इसका मतलब टारगेट केवल शेख हसीना नहीं थी, वो एक बहाना थी। तो फिर कारण क्या था? कारण ये था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बाद में बना, लेकिन आर्थिक तरक्की में वो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ चुका था, बहुत पीछे। उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से मजबूत हो रही थी। दूसरी बात, बांग्लादेश का निर्माण भारत ने कराया था और इसी कारण भारत से उसकी नज़दीकियाँ बनी रहीं। खासकर जो इसके कायदे आजम कह लो बांग्लादेश के, जो शेख मुजीबुर रहमान, वो भारत के मित्र रहे और उनकी बेटी अब शेख हसीना वो भी भारत से मित्रवत रहीं। तो भारत से नज़दीकी इस नाते बांग्लादेश की ये पाकिस्तान को, उनका जो आका है चीन, उसको हमेशा खटकती रही। और ये एक मौका देख रहे थे ये लोग, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो या फिर वो चीन हो, कि कोई मौका ऐसा मिले कि जब ईंट से ईंट बजा दी जाए बांग्लादेश की। तो ये मौका कब मिल गया? जब शेख हसीना ने मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिजनों को नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें टोकना इसलिए चाहूँगा, थोड़ा विषय से बाहर जाऊँगा, कि मुक्ति संग्राम वो लड़ाई है जिसके तहत पाकिस्तान की अति से, उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वो मुक्ति संग्राम उसमें एक महत्वपूर्ण माध्यम बना, जिसके माध्यम से एक बड़ा तबका पाकिस्तान के अत्याचारों से आज़ाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ भारत के हस्तक्षेप से। तो उन लोगों को नौकरी में आरक्षण देना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन जितना बड़ा मुद्दा से बना दिया गया, और ये मुद्दा बनाया वहाँ के स्टूडेंट्स ने। अब इस स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत क्लियर है कि इन स्टूडेंट्स में जो मुख्य इकाई थी वो थी शिविर। शिविर दरअसल वहाँ की एक जो कहना चाहिए पॉलिटिकल इकाई है, जमायत इस्लाम, उसकी छात्र विंग है ये। और इसको पाकिस्तान का, खासकर आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसका खुला समर्थन है। ये पूरा इंटरनेशनल स्तर तक की डिप्लोमेसी इस बात को जानती है कि हाँ, इस शिविर को
पाकिस्तान का और वहाँ की आईएसआई का पूरा समर्थन प्राप्त है। और यही वजह है कि जैसे ही इन्हें मौका मिला रिजर्वेशन की आड़ में वाकई में ईंट से ईंट बजा दी गई। शेख हसीना हर संभव प्रयास करती रही, लेकिन वहाँ मिशन कुछ और था। और अंततः उन्होंने ये कह दिया कि ये जो दंगा कर रहे हैं ये छात्र हैं ही नहीं, दरअसल ये आतंकवादी हैं। तो ये कुछ लोगों को लगा कि इस बयान से भीड़ और भड़की। दरअसल भीड़ बयान से नहीं भड़की, भीड़ मन बनाकर आई थी। और उन्होंने कहा था आतंकवादी, तो वाकई में आतंकवादी इसलिए कहा उन्होंने कि वो विदेश से संचालित हो रहे थे, खासकर एक दुश्मन देश से। दुश्मन देश पाकिस्तान, जिससे अतियों से परेशान होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। तो अब उस छात्र संगठन ने वहाँ के छात्रों को भड़काया, क्योंकि इसको भारी फंडिंग आईएसआई से मिल रही थी, इसमें कोई विदेशी फंडिंग भी शामिल है। तो इस स्तर पर वहाँ हिंसा हुई, आगजनी हुई, हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, सब जो सामाजिकता के खिलाफ है वो सब कृत्य बांग्लादेश में होने लगे। अब इसमें शेख हसीना को बड़ा झटका कब लगा, जब सेना ने शेख हसीना का साथ देने से मना कर दिया, तटस्थ हो गई सेना। और स्थिति ये हो गई कि शेख हसीना को केवल 45 मिनट का समय दिया गया कि आप क्या जीवित निकलना चाहती हैं या आप यहाँ रहकर भीड़ का शिकार बनना चाहती हैं। यानी एक प्रधानमंत्री जिसको देश को संबोधित करने का अवसर तक नहीं दिया गया कि मैं जाते जाते अपनी मन की बात तो कह जाऊं कि मैं क्यों जा रही हूं, भाई ठीक है मैं बुरी लग रही हूं तो मैं सत्ता छोड़ के जा रही हूं, आप शांति बनाए रखें, देश तो आपका है। लेकिन नहीं, इतना अवसर भी नहीं दिया गया और आके वो देश को छोड़ गई। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब वे चली गईं तो फिर ये दंगे खत्म हो जाने चाहिए थे। भाई शेख हसीना गलत थी ना, तो दंगे खत्म, क्योंकि वो तो ही नहीं है बांग्लादेश में। लेकिन नहीं, दंगे चालू हैं, आगजनी चालू है, लूटपाट चालू है, हिंसा बिल्कुल चरम पर है, बल्कि और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना तो मुखौटा थी, असल टारगेट बांग्लादेश है, पूरा बांग्लादेश, उसकी इकोनॉमी और उसका पाकिस्तान विरोधी चरित्र, क्योंकि उसका उत्पत्ति पाकिस्तान के विरोध से हुई है, पाकिस्तान के अत्याचारों के चलते ही वो अस्तित्व में आया था। तो टारगेट पूरा ये था। उसका प्रमाण जैसे ही ये शेख हसीना का बाहर निकलना हुआ, वैसे भीड़ ने टारगेट किया सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को। अब देखिए यहाँ एक बड़ी बात है, शेख मुजीबुर रहमान को यदि मैं उनकी कद काठी को तोलूं तो ऐसी जैसे भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता, मैं उनको भारत का महान सपूत कहता हूँ। पाकिस्तान, वहाँ के कायदे आजम जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे ही उनकी स्थिति बांग्लादेश में थी। तो आशय वही मेरा कहने का है कि जब शेख हसीना गलत थी, वो निकल गई, तो फिर मुजीबुर रहमान से क्या दुश्मनी थी बांग्लादेशियों की? भाई बांग्लादेशियों की तो वो कहना चाहिए तारणहार थे, उनके उद्धारक थे, उनको बचाया उन्हीं ने था। शेख मुजीबुर रहमान के कहने पर ही भारत ने दखलंदाजी की और पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनवाया। जिन शेख मुजीबुर रहमान की वजह से बांग्लादेश बना, उन्हीं की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो क्या ये खंडित करने वाले बांग्लादेशी थे? नहीं, बांग्लादेशी तो मुजीबुर रहमान का सम्मान ही करते आए हैं, जैसा पाकिस्तान में जिन्ना का, भारत में महात्मा गांधी का होता है। इसका मतलब यही है कि जो हिंसा कर रहे हैं वो दरअसल मूलतः बांग्लादेशी ना होकर वो एक भीड़ है, जो भीड़ आईएसआई की षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है और जमायत इस्लाम की जो छात्र विंग है शिविर, उसके षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। दूसरा प्रमाण, बांग्लादेश के लिए जो खतरा थे, बांग्लादेश की एकता अखंडता को जो तोड़ना चाहते थे, वहाँ की शांति भंग करना चाहते थे, ऐसे आतंकवादी 50 से अधिक वहाँ की जेलों में बंद थे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना आउट हुई, इन आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया। देखिए अब आप, सेना का नियंत्रण है कहने को, अब सेना से बड़ा और क्या होता है, लेकिन आतंकवादी रिहा हो गए हैं। आज जब मैं एक कार्यक्रम बना रहा हूँ, पाकिस्तान का जो उच्चायोग है बांग्लादेश में, ये अत्यंत सक्रिय हो गया है, ऐसे जैसे सत्ता इसके हाथ में ही आ गई है। और मैं तो समझता हूँ कि सत्यता यही है कि सत्ता के सूत्र दरअसल आईएसआई के हाथ में पहुँच चुके हैं।
आतंकवादी संगठनों के हाथ में पहुंच चुके हैं और इसको आईएसआई का मार्गदर्शन लगातार वहाँ की सेना को प्राप्त हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो यही है कि खालिदा जिया जो लंबे समय जेल में बंदी थी, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन हमेशा मिलता रहा है, वो खालिदा जिया भी अब बांग्लादेश की जेल से बाहर आ चुकी हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि चारों तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, अब बड़े चैनल क्या कह रहे हैं, उनका क्या स्टडी है, उनका अपना अध्ययन है, लेकिन जितना मैंने अध्ययन किया है इन 48 घंटों में, उससे समझ में यही आता है कि तख्ता पलट एक विषय है ही नहीं है। दरअसल पाकिस्तान अपने कब्जे से निकले हुए बांग्लादेश को भूल नहीं पाया है। वो ये इनके प्रकारेण उसे वापस चाहता है और ये उसकी पहली फतेह तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी पहली षड्यंत्र में कामयाब हो गया है। अब देखना ये कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि यदि शरणार्थियों का इधर आना हुआ तो भारत पे बड़ा दबाव आने वाला है। दूसरी बात, शरणार्थियों को सहारा भी भारत का ही है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि जिन पर अत्याचार होगा वो भारत की ओर भागेंगे। जैसे वहाँ के हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं, हिंदुओं की जान आफत में आ गई है और इसलिए भी आई है क्योंकि जो उपद्रवी हैं वो पाक समर्थित हैं और पाकिस्तान समर्थित लोग ये जानते हैं कि इन हिंदुओं की वजह से या इन्हीं हिंदुओं का जो एकमात्र राष्ट्र जो विश्व में है वो भारत है। नेपाल का अपना वजूद है, लेकिन जानते हैं विशाल जो कदकाठी भारत की है उसका अपनी एक अलग महिमा है। तो वो पाकिस्तानी को भारत भी खटकते हैं और जो मूलतः भारतीय हैं या कहना चाहिए भारतवंशी हैं जो या सनातनी हैं, पुरातन हिंदू हैं, वो खटकते हैं पाकिस्तान समर्थक लोगों को, तो वो उन पर हमले कर रहे हैं। और जब उन पर हमले करते हैं तो उनके पास सिवाय भारत के कोई देश नहीं है कि उन्हें शरण दे सके। ऐसे में क्या भारत उन्हें शरण देता है या फिर जिस प्रकार 71 में भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी उस भूमिका में भारत आता है, ये इसका हमें इंतजार रहेगा और बांग्लादेश में जल्दी शांति स्थापित हो, पाकिस्तान के जो षड्यंत्रकारी मंसूबे हैं वो विफल हों। बस इसी कामना के साथ में मोहनलाल मोदी आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। हमारे कंटेंट लगते हैं जन सरोकार से युक्त है, इनमें अध्ययन है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।